हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे एनसीईआरटी नोट्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने जाना था भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। उस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले थे, सारे के सारे हमने कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से उस वीडियो को वॉच कीजिए। आज हम जानेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान दूसरा चैप्टर जो कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर के आने वाले जितने भी टॉपिक्स से महत्वपूर्ण जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसको आज हम देखेंगे। हम इसका हल जानेंगे जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में आना तय है। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। तो अगर आप यह एक सिंगल शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम एक सिंगल वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा तो इस चैप्टर के अलावा आपको इस चैप्टर से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता जो कि फिजिक्स के दूसरा चैप्टर है, तो इसका मतलब पहले हम क्या देखेंगे, परिभाषाएं जो कि इस चैप्टर से आ सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे क्या, डेरिवेशन जो कि इस चैप्टर से आते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का जो पहला परिभाषा है वैद्युत विभव किसे कहते हैं। तो देखिए वैद्युत विभव किसे कहते हैं, यहाँ से चित्र के माध्यम समझिए। मान लीजिए ये कि यह कोई एक वायर है, तार है, ठीक। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होंगे, ये कंडक्टर है मतलब चालक है, ठीक है। तो इसके अंदर होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन होंगे। बात को ध्यान से समझिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये कोई वायर है जिसमें अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक। अब करंट फ्लो कैसे होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, गतिमान अवस्था में होंगे, तब एक करंट फ्लो करती है। तो जब अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो इसको हम क्या कहते हैं, आवेश, Q, ठीक। तो इसको हम कहते हैं आवेश। यदि किसी तरह ये जो आवेश है ये गति करने लग जाए तो उसको हम कहते हैं करंट अर्थात धारा। अब ध्यान से समझिएगा, तो इस आवेश को, इस इलेक्ट्रॉन को जो मतलब इसको मतलब फ्लो में लाता है उसी को हम लोग कहते हैं विभव अर्थात वोल्टेज। मतलब दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को, इस आवेश को अगर हम फ्लो करा दें तो जो फ्लो करता है, जिस वजह से वो फ्लो करता है वो होता है वोल्टेज। वोल्टेज की वजह से ही जो आवेश होता है वो फ्लो करता है, ठीक। तो हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को मतलब यहाँ से आवेशों की गति का कारण एक विभव हो सकता है, ठीक है। विभव ही आवेशों की गति के कारण होता है जो कि विभव उसके वजह से फ्लो होता है। यहाँ पे एक परिभाषा है और भी देख सकते हैं, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। अर्थात कहने का दोस्तों है कि यहाँ से यहाँ तक जो आवेश प्रवाह हो रही है इसकी दिशा कौन निर्धारित कर रहा है, वोल्टेज, विभव। यही तो मतलब विभव तो ही है जो कि इसको मतलब आवेशित कर प्रवाह कर रहा है, मतलब इसको गति में ला रहा है, ठीक। एक और हम इसको परिभाषा कह सकते हैं, अनंत दूरी से किसी धन आवेशित चार्ज को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। कहने का दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक ला दें इस पॉइंट पे तो क्या हो जाएगी, यही तो हो जाएगी वोल्टेज। वोल्टेज मतलब विभव, विभव ही तो यहाँ से यहाँ तक लाएगी। तो हम मतलब जो कार्य करना पड़ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, विभव। तो एक परिभाषा है हम और भी लिख सकते हैं कि अनंत दूरी से किसी चार्ज को या फिर किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, मतलब अनंत दूरी से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसका मतलब जो सूत्र होता है वो होता है V = W/Q0, ठीक। तो अनंत दूरी से किसी विभव को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। या फिर एक और परिभाषा यहाँ से हमने लिखा है, देख सकते हैं, वैद्युत विभव वो भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश की प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है। क्योंकि वोल्टेज ही तो जो है धक्का मार के इसको आगे ले जाती है, तो फिर करंट फ्लो होता है जिसको हम धारा कहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं वेलोसिटी। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है जो कि इसको एक्सीलरेट करता है, जो कि गति में लाता है, इस मतलब वोल्टेज कुछ इसी प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को फ्लो में लाता है, इसी को हम कहते हैं वैद्युत विभव।
अब देखिए दोस्तों, कभी कभी एक नंबर में या फिर बहुविकल्प में पूछ देता है कि वैद्युत विभव का बीमा क्या होती है। तो इसलिए मैंने एक यहाँ पे बीमा सूत्र भी ले लिया है। ठीक है, बीमा उसका होता है ml स्क्वायर टी के पावर -2 और टी के पावर -3 और ए इनवर्स। ये जो होता है वैद्युत विभव का बीमा होती है। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुविकल्प में पूछ देता है, क्योंकि हमने कुछ सेट उठाए थे जिसमें कुछ कहीं पे था, तो इसलिए हमने इसको भी ले लिया है ताकि आपका कहीं से प्रश्न छूटे ना। तो इस चैप्टर से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें देखेंगे। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का मतलब जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, हमने उसका वीडियो डाल चुका है। एक ही वीडियो में संपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि इसमें सोल्यूशन मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो देखिए, यह भी महत्वपूर्ण है, एक नंबर में कई बार पूछा जा चुका है। किसी वैद्युत क्षेत्र में, देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब समान, विभव मतलब विभव, पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिसपे विभव का मान समान हो। तो यहाँ से परिभाषा के अगर अनुसार हम देखें तो यहाँ से देखिए, चित्र का मतलब समझिए। मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है ई, और इसमें मान लीजिए कोई पृष्ठ है, और इसके हर एक बिंदु पे विभव का मान समान है। मतलब यहाँ अगर हम वोल्टेज चेक किए, विभव चेक किए तो आया 5 वोल्ट, और इस पॉइंट पे भी चेक किए तो विभव जो आया वो आया 5 वोल्ट। तो अगर हर जगह पे हमें वोल्टेज समान मिले तो इसी पृष्ठ को हम कहते हैं क्या, सम विभव पृष्ठ। तो वही यहाँ पे लिखा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, मतलब हर पॉइंट पर अगर हम चेक करें तो विभव का मान समान मिले, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। तो आशा है दोस्तों ये दोनों परिभाषाएं आपको मतलब कंफर्म हो गई होगी, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या है, विभव प्रबलता। तो विभव प्रबलता किसे कहते हैं, देखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रबलता कहते हैं। अर्थात इसको भी समझिए, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, अगर ये वैद्युत क्षेत्र है तो इसकी दिशा में, ठीक, अगर हम दूरी परिवर्तन करें, बात समझिए, दूरी परिवर्तन करें तो इसके विभव में भी परिवर्तन आए, तो उसी को हम कहते हैं विभव प्रबलता। विभव प्रबलता की सूत्र क्या होती है, विभव प्रबलता विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। इसको हम लिख सकते हैं विभव में परिवर्तन मतलब डेल्टा v, और दूरी में परिवर्तन x मान लेते हैं डेल्टा x। यहाँ पे हम माइनस चिन्ह लगा देंगे एक तरफ से, और माइनस चिन्ह किस लिए, तो दोस्तों ये माइनस चिन्ह यह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव प्रबलता मतलब विभव घटता है। मतलब अगर इसमें हम परिवर्तन करें इसमें तो ये घटता है, विभव मतलब घटता है। अगर हम इसमें दूरी परिवर्तन करें तो वैद्युत क्षेत्र में की दिशा में वैद्युत विभव घटता है, ये जो है माइनस चिन्ह दिखाता है। तो ऐसा आपको विभव परिवर्तन भी मतलब क्लियर हो गया होगा, किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रबलता कहलाती है। आगे देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है संधारित्र। संधारित्र आखिर है क्या, इसको समझिए। आप लोगों के घर में पंखे में भी लगा होगा कि संधारित्र किसे कहते हैं, उसमें देखिए कंडीशन लगा होगा, उसी को हम कैपेसिटर कहते हैं। संधारित्र, संधारित्र कई प्रकार के होते हैं। आप कुछ पंखे में देखोगे व्हाइट कलर का होता होगा, फिर आप किसी सर्किट में देखोगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, उसमें भी आपको कैपेसिटर मिल जाएगा। एक कैपेसिटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगता है, हम उसको आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यही होती है कैपेसिटर अर्थात संधारित्र। संधारित्र हम इसी को कहते हैं। अभी क्लियर हो जाएगी इमेज, हाँ देखिए, तो संधारित्र हम इसी को कहते हैं। यहाँ से देख सकते हैं,
तो यही संधारित्र है। हम आपको अब परिभाषाएं से समझाते हैं कि इसे किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है समझिए। जब इसमें हम मतलब किसी तरह से अगर चार्ज देते हैं तो इसमें जो चार्ज स्टोर हो जाता है, ये कुछ क्षण के लिए चार्ज को स्टोर करता है, मतलब आवेश को स्टोर करता है। इसी को हम संधारित्र कहते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इसको अब समझते हैं कि संधारित्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों संधारित्र जो होता है वो आवेशों को अपने अंदर संचित करता है, अर्थात इकट्ठा कर लेता है कुछ समय के लिए। तो जो मतलब संधारित्र होता है वो आवेश को एकत्रित कर लेता है किसी चाल। आप यहाँ से पहले परिभाषा पढ़िए। देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन है। समायोजन मतलब दोस्तों डिवाइस कर सकते हैं, युक्ति कर सकते हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेशों की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। मतलब कहने करते हैं, मान लीजिए कि दोस्तों किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर पंखा को ही देख सकते हैं। मान लीजिए उसमें मतलब पंखा है, इसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि इसमें मतलब चार्ज जो है बल्कि स्टोर हो, तो हम क्या करेंगे, अलग से एक कैपेसिटर लगा देंगे अर्थात संधारित्र लगा देंगे, जिसमें यहाँ पे चार्ज आकर स्टोर हो जाएगी, मतलब आवेश स्टोर हो जाएगी। तो संधारित्र उसे ही कहते हैं कि जिसमें आवेश को हम इकट्ठा कर सकें, संचित कर सकें। तो संधारित्र वही है। एक बार और पढ़ लीजिए। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसके आवेशों मतलब उसमें आवेशों की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो इसका मात्रक होती है फैरेड C = Q/V। यहाँ से एक और पॉइंट आती है संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, देखिए मतलब संधारित्र के अंदर जो मतलब जितना मतलब उसमें आवेश स्टोर होते हैं उसकी भी एक क्षमता होती है कि कितना स्टोर होंगे, मतलब कितना संचित हो जा सकती है। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, मतलब संधारित्र है, उसमें हम एक आवेश मतलब कितना आवेश हम एकत्रित कर सकते हैं। तो जितना उसकी क्षमता होती है उसी को हम कहते हैं संधारित्र की धारिता। यहाँ पे पढ़िए, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। हाँ, तो यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से भी इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि C = Q/V। C को ही हम कहते हैं संधारित्र की धारिता। ठीक, तो इस परिभाषा मतलब इस सूत्र, एक सूत्र की मदद से भी हम इस परिभाषा को लिख सकते हैं। देखिए मतलब जो देखिए संधारित्र का हम सिंबल बताएं कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ से अगर मान लेते हैं +Q तो ये होगा -Q, और इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंट होगा V। तो दोस्तों हम कह सकते हैं संधारित्र की धारिता वो होती है, या संधारित्र की धारिता इसके दोनों प्लेटों के दिए गए किसी एक आवेश, ठीक, तथा इसके बीच विभवांतर के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश मतलब Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, मतलब इन दोनों के बीच जितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता, अर्थात V = Q/V। इसका मात्रक होता है फैरेड। तो अब दोस्तों हम इस देखिए इस चैप्टर से जितने भी डिफिनेशन आते हैं, परिभाषाएं आती हैं इंपॉर्टेंट, वो हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम देखेंगे डेरिवेशन जो कि इस चैप्टर से आते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का डेरिवेशन है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो हम इसको पहले देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो ये इसका पहला मतलब जो कह सकते हैं हम इसका डेरिवेशन अर्थात निगमन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ से पहले हम फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया है आवेश Q, और यहाँ पे कोई बिंदु है P, मतलब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, बिंदु आवेश Q है, बिंदु O मानते हैं इसको, और किसी बिंदु पर हम इस बिंदु P को मानते हैं। इस पे हम क्या करेंगे, वैद्युत विभव इसके कारण कितना लगेगा हम इसको ज्ञात करेंगे। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे एक प्रेक्षण आवेश है Q0। ठीक, दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं R। ठीक, अब यहां से समझिए।
अब अगर आपको थ्योरी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि माना एक बिंदु आवेश है Q0 जो बिंदु O पे स्थित है, इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, ठीक, जिसपे एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। बस इतना हम लिख देंगे। बाकी दोस्तों मेन डेरिवेशन होता है क्योंकि 3 अंक में पूछे जाएंगे, आपको निगमन करना है, वही मेन है। आप थ्योरी लिख के चलेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, आपको दिखाना पड़ेगा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, कैसे होता है। तो आप थ्योरी में बस इतना ही लिखेंगे कि माना एक बिंदु वो है जिसपे प्लस Q आवेश है, जिससे R मीटर की दूरी पे एक बिंदु P स्थित है जिसपे Q0 परीक्षण आवेश स्थित है। इतना लिख देंगे, काम चल जाएगा। अब आगे दोस्तों हम देखिए यहाँ पे कूलाम के नियम का हेल्प लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम से क्या होती है, जो बल लगता है कितना लगता है, F = 1/4πε0 K × Q1 × Q2 अपन R²। यही तो होती है कूलाम के नियम से हमने जाना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, F, हम ज्ञात करेंगे कि मतलब इन दोनों के बीच बल कितना लग रहा है। तो लगता है 4πε0 K × Q1 Q2। तो यहाँ पे Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q0 अपन इन दोनों बीच की दूरी का वर्ग मतलब R²। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक, ध्यान समझिएगा। अब हम लिखेंगे विभव की परिभाषा से। क्या, विभव की परिभाषा से क्या होती है, V = W/Q0, ठीक। अभी तो हमने देखा है, पहला जो डेफिनेशन था, परिभाषा था, वह यही थी। हम उसी से हमने वहाँ पे देखा था कि V = होता है W/Q0। किसी अनंत आवेश मतलब किसी बिंदु अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य को हम विभव कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए लिखेंगे V = अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होती है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल को हम F से, विस्थापन को क्या हम D से प्रदर्शित करते हैं। तब बल गुणे विस्थापन W = होता है। या फिर दोस्तों चूंकि विस्थापन मतलब दूरी है तो इसको D से भी प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं R, क्योंकि दूरी है तो D हम लें या फिर R लें। R लेंगे क्योंकि यहाँ पे दूरी हमने R से मेंशन किया है, इसलिए हमने यहाँ पे R ले रहे हैं, ठीक है, ताकि इससे हम लोग का सूत्र निकले। तो बल कार्य बराबर होते हैं बल गुणे विस्थापन, बल को F से, विस्थापन को हम R से यहाँ से दिखाए हैं। आप यहाँ इतना एक लाइन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से W की जगह पर क्या लिखेंगे, F × R/Q0 लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, इतना F की जगह पे, इस F की जगह पे हम इतना मान रख देंगे। तो यही लिखेंगे V = F की जगह पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/4πε0 K × Q × Q0 अपन R² इंटू ये वाला पोर्शन बचेगा R/Q0, ठीक। अब देखिए एक R से एक R कट जाएगा और Q0 से Q0 कट जाएगा, बचे क्या, V = 1/4πε0 K × Q/R वोल्ट। यह रहा हम लोगों का बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने सरल शब्दों में हमने यहाँ पे कितने आसानी से हमने इसका निगमन किया। ऐसे ही सारे के सारे इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल मतलब डेरिवेशन है सबको हम देखेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस डेरिवेशन को हमने देख लिया। अब दोस्तों इसी के मदद से हम आगे कुछ डेरिवेशन और है उसको भी करने वाले हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम जानेंगे क्या, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, यहाँ पर हम जानेंगे। इसको पहले हम फ्रेम एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो दोस्तों इसमें भी दो स्थिति होती है। पहला अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति, दो होती है, एक अक्षीय एक निरक्षीय। हम दोनों देखेंगे, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, 5 अंक का पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति में आपको पता है, पहले हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पर हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था कि क्या होते कैसे होती है, उसमें भी हमने अच्छी अच्छी स्थिति निकाली थी। अगर आप पहला वीडियो देख कर आए तो आपको ये मतलब चैप्टर काफी ईजी लगने वाला है, क्योंकि उसी से लिंक है। और सिर्फ वही नहीं, आगे के 1-2 चैप्टर और भी जितने भी चैप्टर है सारे के सारे स्टेप वाइज है। अगर आप पहला चैप्टर देखते हैं फिर तभी आपको दूसरा चैप्टर अच्छे समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले चित्र का कंस्ट्रक्शन करेंगे, चित्र बनाएंगे, एक द्विध्रुव बनाएंगे। ठीक, बिंदु ए बिंदु बी, इसके बिंदु ए पर हम माइनस क्यू आवेश है, बिंदु बी पे प्लस क्यू आवेश, बीच में मध्य बिंदु है ओ, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2l, और मध्य बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P हम लेंगे, जिसपे हम क्या करेंगे, वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों बिंदु P पर हम वैद्युत विभव कितना लगेगा, वही होगी यहाँ इसका आंसर। तो हम क्या करेंगे, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण भी इसके बीच मतलब कोई विभव लगेगा, और प्लस क्यू आवेश के कारण भी इसके बिंदु P पर विभव लगेगा। और हमको ज्ञात करने की इस पे विभव कितना लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे और एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे। फिर हम दोनों के अंत में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब जाकर हमारा परिणामी विभव आ जाएगा। तो वही करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले कुछ थ्योरी होती है जो हम लिख लेंगे। तो थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, वही आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका पारा वैद्युतांक k है। हमने पहले चैप्टर में भी इतना ही लिखा था। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी बीच की अल्प लंबाई 2l है। द्विध्रुव की मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। वही हमने जो चीज यहाँ पे मतलब फिगर में, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। अलग से आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। तो हमने अभी आपको क्या बताया, पहले एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, 2 बार ज्ञात करेंगे, फिर उसको हम जोड़ लेंगे, हम लोग का नेट रिजल्ट आ जाएगा। तो वही करने वाले, हम पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव देखेंगे। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो देखिए हम लोग अभी जो हमने फार्मूला निकाला क्या होती है, यही तो होती है। देखिए हमने केवल एक सिंगल, अगर किसी प्लस क्यू आवेश है, किसी बिंदु पर कितना विभव लग रहा है निकाला, तो आंसर कितना आ रहा है, इस सूत्र, इसी सूत्र की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले एज्यूम करते हैं, मान लीजिए देखिए वही तो हुआ, किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जिसके कारण निकलेगा तो इतना ही तो होगा। ठीक, तो देखिए हम क्या करें, माइनस क्यू आवेश के कारण कर रहे हैं बिंदु बी पर वैद्युत विभव, तो इसका सूत्र क्या होती है, V इक्वल टू, चूंकि V1 मान लेंगे क्योंकि पहला भी है, तो 1/4πε0 Q अपन R होती है। तो Q यहाँ पे माइनस आवेश है, तो माइनस Q, R क्या है, A से P की दूरी, मतलब A से P की दूरी, तो वही R की जगह हमने क्या लिखा है, AP। अब AP का मान रखेंगे, तो AP का मान यहाँ से आप ध्यान से समझिए। देखिए O से लेकर P की दूरी कितनी है, R, और O से लेकर A की दूरी कितनी हुई, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 2l है, तो केवल आधी की दूरी कितनी हुई, हाफ l, मतलब 2l इधर है तो एक l इधर, एक l इधर, मतलब इतना दूरी l हुई। A से O की दूरी l और O से B की दूरी l, तभी तो ये इतना टोटल 2l होता है। तो हम A से लेकर O तक केवल अगर दूरी ज्ञात करें तो l होगी, तो मतलब इतना से इतना दूरी l, और यहाँ से यहाँ r, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, l प्लस r। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, देखिए r प्लस l, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे, या फिर ऐसे छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह प्लस क्यू आवेश के कारण हम निकालेंगे सेम काम। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, फार्मूला वही लगाएंगे जो कि हमने निकाला है, V2 मान लेंगे इसको, क्योंकि V1 हो चुकी है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, V2 इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू
प्लस क्यू, चूंकि प्लस क्यू है तो प्लस क्यू अपन दूरी किया है यहाँ पे देखिए बी से पी की दूरी। और एक बात, बी से पी की दूरी हम इसका मान कैसे निकालेंगे तो देखिए इतना आर है तो हमको चाहिए इतना, तो इतना तो घटाना पड़ेगा ना, तो इसको हम घटाने के लिए क्या करेंगे, तो वही बात इधर से इधर यल फिर इधर से इधर यल, टोटल 2l होती है। तो ओ से लेकर बी तक की दूरी अगर यल है और ओ से लेकर पी की दूरी आर है, तब 12 वाले में से मतलब आर से एक यल घटा देंगे तो हमको बीच वाली इतना दूरी मिल जाएगी। तो हम यही लिखेंगे आर माइनस यल। यहाँ पर समझिए, देखिए हमने वही किया है। यहाँ पे देखिए बीपी का मान रख दिया हमने आर माइनस यल। अब क्या लिखेंगे, अतः बिंदु पी पर परिणामी विभव कितना होगा, तो v इक्वल टू होगा v1 प्लस v2, दोनों का हम योग कर देंगे, हम लोगों का नेट रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले v1 का मान लिख लेंगे 1/4πε0 k इंटू माइनस क्यू अपन आर प्लस यल, फिर प्लस v2 का मान 1/4πε0 k इंटू क्यू अपन आर माइनस यल। दोनों से देखिए एक कॉमन है 1/4πε0 k कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा माइनस क्यू माइनस क्यू अपन आर प्लस यल प्लस क्यू अपन आर माइनस यल, इतना ही तो बचा। इसको हम क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए एक चीज और, यहाँ से हम क्यू को कॉमन ले सकते हैं, कि तक क्यू कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्यू को कॉमन ले लिया, बाहर कर लिया, बचे क्या अंदर 1। और दोस्तों यहाँ पे देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे देखिए इस वाले पोर्शन को क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपन आर माइनस यल, इसको हम पहले लिख लेते हैं 1 अपन आर माइनस यल। अब देखिए माइनस वाले का अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो -1/r प्लस यल, तो देखिए -1 अपन आर प्लस यल, उस माइनस को हमने यहाँ पे ले लिया बीच में, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे, वही सेम चीज हम इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे। यहाँ पे हम एक स्टेप हल करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, क्या होगा आर माइनस यल और आर प्लस यल, ठीक। अब इसका हम हल कैसे करेंगे, तो इसमें अगर इससे भाग देंगे तो आर माइनस यल से आर माइनस यल कट जाएगा, बचे क्या आर प्लस यल। तो आर प्लस यल से 1 में गुणा होती है, तो हम या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, तिरक गुणा भी कर सकते हैं। तो होगी क्या ऊपर आर प्लस यल और माइनस इससे कट जाएगी, आर माइनस यल से 1 से गुणा होगी तो क्या होगी आर माइनस यल इधर, ठीक। तिरक गुणा भी कर सकते हैं, तो आर प्लस यल इधर आ जाएगी और आर माइनस यल इधर आ जाएगी। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम इसके आगे, तो क्या होगी आर प्लस यल माइनस, अगर देखिए ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का चिन्ह सारे चिन्ह बदल जाती है अगर पहले माइनस होती है, तो ये क्या होगी माइनस आर, चूंकि माइनस है तो माइनस माइनस ये हो जाएगी प्लस यल अपन आर माइनस यल एंड आर प्लस यल। देखिए कुछ कट रही है इधर, यस कट रही है, यल से नहीं, यल नहीं कटेगी, आर कटेगी, आर से आर कट जाएगी सॉरी। तो यहाँ से देखिए क्या बचेगी 2l अपन, देखिए ये सूत्र है किस चीज का, चूंकि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होती है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो हम अगर ऐसा दिया तो ऐसा लिख सकते हैं, तो नीचे हम क्या लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यही इतना आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2l, तो 2l ही है, क्यू इसका जो क्यू है हमने इसे यहाँ पे इंटू करा दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे 2ql हो गया है। 2ql हमने क्यों किया अभी तुमको आप लोगों को पता चल जाएगा। नीचे क्या हुआ है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हमने अभी आपको बताया। आगे देखिए अब 2ql के जगह हमने क्या लिख सकते हैं, चूंकि द्विध्रुव की परिभाषा से हमने जाना है P इक्वल टू होता है 2ql, तो बल का द्विध्रुव का बल आघूर्ण इतना होती है। देखिए P इक्वल टू होता है 2ql, तो हम 2ql यहाँ पे लिख देंगे, तो P अपन हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो कि पहला चैप्टर है, कि द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, मतलब दोनों आवेशक के बीच, वो बहुत ही अल्प होती है, मतलब कम होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, चूंकि L जो कि इसके बीच की दूरी है, L लेस देन R, मतलब L जो है बहुत दूरी है, कम दूरी है, तब L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर, मतलब जो जब L स्क्वायर करेंगे तो वो दूरी और कम हो जाएगी, अर्थात L स्क्वायर को हम नगण्य मान लेंगे, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो बचे केवल R स्क्वायर। तो वही हुआ है v इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू P अपन आर स्क्वायर वोल्ट। ये होगा हम लोगों का नेट रिजल्ट। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए चलते हैं अब दूसरा केस देखते हैं, निरक्षीय स्थिति।
अगर हम निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करें कि वैद्युत विभव कितनी होती है, तो इसका कुछ इस प्रकार से देखिए हम ज्ञात करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, वही काम, पहले एक द्विध्रुव की संरचना करेंगे। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश, इसके बीच में मध्य बिंदु ओ, दोनों बीच की दूरी एल। चूंकि हमको निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी है, तो इसलिए हम आज भी इसके पी बिंदु नहीं मानेंगे, इसके निरक्ष में पी मानेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, बिंदु ओ से पी की दूरी कितनी है, आर मान लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम इतना निकालेंगे। पहला वीडियो देखा होगा आपने तो आपको पता होगा, या फिर हम फिर से एक बार बता देते हैं। तो त्रिभुज ए ओ पी में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ए ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखिए क्या होती है, कर्ड स्क्वायर होती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ड स्क्वायर मतलब ए पी का स्क्वायर, आधार मतलब ए ओ का स्क्वायर, लंब मतलब ओ पी का स्क्वायर। ए ओ कितना है, ए ओ यल हुआ, इतना आधा दूरी तो यल ही है ना, तो एल स्क्वायर प्लस ओ पी कितना है, आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं, अगर स्क्वायर हटाएं, यहाँ पे स्क्वायर हटाएं तो क्या होती है, इधर करनी आ जाएगी, मतलब एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम लोग ए पी का यहाँ से डिस्टेंस निकाल लिए, ताकि आपको आगे इजी होगी। यह काम आप प्रदार्थ में कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। देखिए इसमें जो चीज दिख रहा है आपको वही लिख देनी है। देखिए क्या लिखा है हमने, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक की है वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी बीच की अल्प दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से 8 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, मतलब निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति कहाँ गई, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। तब आवेशों से बिंदु P की दूरी AP इक्वल टू BP, मतलब दोस्तों हमने बताया क्या, AP की दूरी और BP की दूरी बराबर होगी, और इसकी दूरी कितनी है, ये √r² प्लस l स्क्वायर होगी। सेम काम प्लस क्यू आर के कार्य एक बार निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आर के कार्य, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए हम क्या किया, प्लस क्यू आर के कार्य बिंदु P पर वैद्युत विभव V इक्वल टू होगा 1/4πε0 के प्लस, चूंकि प्लस क्यू तो प्लस क्यू अपन आर होती है आर दूरी, तो चूंकि प्लस क्यू आर के कारण है तो मतलब एपी दूरी का मान कितना है, √r² प्लस l स्क्वायर। वही हम लिखा है √r² प्लस l स्क्वायर, कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहीं पे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, माइनस क्यू आर के कारण, तो हम लिखेंगे क्या, माइनस क्यू आर के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। तो माइनस क्यू आर के कारण हम जब बिंदु पी पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसको मान लेते हैं V2 1/4πε0 के इंटू क्यू, माइनस क्यू तो माइनस क्यू अपन आर होती है तो बीपी, मतलब बीपी की दूरी कितनी हुई, यही हुई सेम, तो 1/4πε0 के इंटू माइनस क्यू अपन √r² प्लस l स्क्वायर। ठीक, इतना ही तो ही, तो V2 भी मिल गया हमको, यहाँ से V1 भी हमने निकाला है। तब क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो फिर हम लोग का परिणामी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने माइनस क्यू आर के कार्य यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस क्यू आर के कार्य बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू माइनस क्यू अपन √r² प्लस l स्क्वायर। यहाँ पे देखिए विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव कितनी होगी, तो जोड़ देंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2। देखिए अदिश राशि है इसलिए हम इसका घटक नहीं करेंगे, जैसे कि हमने पहला वीडियो में अगर पहला चैप्टर देख कर आए होंगे तो उसमें हमने उसमें घटक किया था, जिसमें आया था E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हमने इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, तो इसलिए इसमें ऊर्ध्वाधर क्षैतिज घटक करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसमें हम डायरेक्ट जोड़ देंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो हम क्या करेंगे, पहले V1 का मान रखेंगे 1/4πε0 के इंटू क्यू अपन r² प्लस l स्क्वायर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमने V1 का मान निकाला है, तो जो चीज मान आया है सेम वही मान V2 में आया है। अंतर क्या है, चिन्ह का। देखिए यहाँ पे माइनस क्यू आर से यहाँ पे प्लस क्यू आर खा रहे हैं, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे 0 आने वाला है। देखिए कैसे हमने V1 का मान रखा, V2 का मान रखा, चूंकि माइनस क्यू है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस। अब देखिए ध्यान से, इतना V1 और ये V2 ये दोनों चीज क्या है, सेम है,
तो ये क्या होगी, इससे इससे कट जाएगी, मतलब होगा क्या, v इक्वल टू 0। अतः स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होती है। मतलब निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य आती है, केवल अक्षीय स्थिति में ही विभव हमें मिलती है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा सारे अपने स्टूडेंट के पास। देखिए जल्दी एग्जाम आने वाली है, एग्जाम जल्दी उसकी मतलब टाइम टेबल भी घोषित होने वाली है, तो आप बने रहिए, हम आपको अपडेट इसी चैनल पे देने वाले हैं। तो अगर इस पर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक होगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को फ्री में बिल्कुल। आगे देखिए यहाँ पे अब हम जानेंगे क्या, संधारित्र का संयोजन। तो इसका भी संयोजन दो प्रकार से होते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक होती है समांतर क्रम। तो यहाँ पर दोस्तों कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा किस चीज का, प्रतिरोध का संयोजन। उसमें भी श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में हमने पढ़ा था। तो चूंकि संधारित्र प्रतिरोध का उल्टा, मतलब दोस्तों जो इसमें देखिए इसमें जो इस ये वाला जब आप प्रतिरोध का निकालेंगे कक्षा 10 में, तो ये जो होगा ऐसा फिगर कुछ उसमें समांतर का बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है। लेकिन आप छोड़िए, आपको यहाँ पे देखना है, ध्यान देना है। तो पहले हम क्या देखेंगे, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में संयोजन। तो यहाँ पे हम पहले आपको फिगर से स्पष्ट कर देते हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग क्या देखना है, श्रेणी क्रम। तो चूंकि संधारित्र कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक, V1 V2 V3 C1 C2 C3। और यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे प्लस क्यू होगा तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू तो यहाँ पे माइनस क्यू। इसी प्रकार से इसका चित्र होगा। तो संधारित्र हम यहाँ पे दिखाना यही चाहते थे कि संधारित्र कुछ इस प्रकार से होती है। अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़े तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है बिंदु ए से बी के बीच। चूंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर संधारित्रों के बीच अलग अलग होती है, तो इसलिए यहाँ पे V1 V2 V3 और संधारित्र 3 है तो C1 C2 C3। अब देखिए थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता है क्रमशः C1 C2 C3 C1 C2 C3। यहाँ पे देखिए C1 C2 C3 है, बिंदु ए और बी के बीच जोड़े गए हैं, बिंदु ए और बी के बीच जोड़े गए हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने संधारित्र की धारिता में पढ़ा था कि C इक्वल टू क्या होती है, Q/V। यही तो फार्मूला होती है। चूंकि अगर हम इसको देखिए, अगर हम V को इधर लाएं तो क्या बनती है, V इक्वल टू होगी Q/C। इस फार्मूला बनेगी ना। तो फिर हम यही करेंगे, तीनों के बीच पहले हम क्या करेंगे, विभवांतर देखेंगे कितना आ रहा है। तो मतलब V1 देखेंगे एक बार, V2 देखेंगे, V3 देखेंगे। तो V1 कितना हो जाएगा, तो अगर मान लो V1 निकालते हैं तो चूंकि Q C1 है तो यहाँ पे C1, इसी तरह C2 के लिए हो जाएगा, C3 के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने वही लिखा है, माना संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है, तब V1 का मान Q/C1 बताया। इसी तरह V2 का हो जाएगा Q/C2, V3 का हो जाएगा Q/C3। जहाँ Q संधारित्र के प्लेटों के बीच आवेश है। ध्यान से देखिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, चूंकि कुल विभवांतर V कितना हो जाएगा, तीनों का हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्या करेंगे, V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान हम रख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया, V1 V2 V3 का मान रख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, Q कॉमन ले लेंगे क्योंकि Q सेम है, आवेश सेम है। तो जब Q कॉमन लेंगे तो बचे क्या, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समीकरण नंबर 1। यदि संयोजन के स्थान पर हम कोई ऐसा संधारित्र रख दें जिसकी धारिता C है, तब मतलब हम क्या करते हैं, जो संधारित्र हमने 3 संधारित्र रखा है उसी जब हम एक संधारित्र रखेंगे तो इसकी धारिता कितनी होगी, यही तो होगी C = Q/V। इसी के अंदर मान लीजिए हमने 3 कर दिया था, तो हम मान के चलते हैं कि अगर ये एक ही है तब कितनी होगी, तो चार्ज 1 होगी, V 1 होगी, C 1 होगी, तो C = Q/V। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं धारिता की परिभाषा से, V = Q/C। जैसे यहाँ पर देखिए C = Q/V होता है, तो वही काम करते हैं, V =
क्यू अपन सी हो जाती है। तो यहाँ पे भी इक्वल टू क्यू अपन सी, इसको हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिए, भी मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगी, दोनों को बराबर कर देंगे। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि समीकरण नंबर 1 और 2 से मतलब करेंगे क्या, देखिए इसमें भी की जगह पर हम इतना रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो वही हमने किया है क्यू अपन सी, क्यू क्योंकि भी की जगह पे हमने क्यू अपन सी को पुट कर दिया। तो क्यू अपन सी और इधर क्या होती है क्यू कॉमन लिया था। अब देखिए यहाँ से देखिए क्या होगी, क्यू से क्यू कट जाएगी, बचे क्या 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक, फारेड इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए ये वाला फार्मूला जो है श्रेणी क्रम का है, संधारित्र के श्रेणी क्रम का फार्मूला इस प्रकार से होती है क्या, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डॉट डॉट डॉट। ये जो है श्रेणी क्रम का संधारित्र का संयोजन का फार्मूला है। लेकिन कक्षा 10 में हमने निकाला था प्रतिरोध के लिए, तो जो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट डॉट डॉट, ये आता है हम लोग का समांतर क्रम में। देखिए यहाँ पे उल्टा है, ये हम लोग का श्रेणी क्रम में इस प्रकार से कुछ फार्मूला आ रहा है। तो हमने केवल बता दिया थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए। तो ये हो गई श्रेणी क्रम। अब हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में इसका संयोजन देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, समांतर क्रम में संधारित्र ले लिया 3, C1 C2 C3। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, चूंकि बिंदु ए और बी के बीच में ए की जगह पे हमने संधारित्र को जोड़ा है, तो विभव इसमें समान होगी। उसमें विभव समान नहीं थी, लेकिन इसमें विभव समान होगी, बस यही अंतर है। बाकी आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली है। और देखिए आवेश अलग अलग है, क्योंकि देखिए एक Q1 इधर जाएगा तो Q2 इधर जाएगा, Q3 इधर जाएगा। तो उसमें क्या थी, श्रेणी क्रम में आवेश समान थी और विभव चेंज हो रही थी। लेकिन इसमें जो है आवेश अलग अलग है, विभव समान है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1 C2 C3 है, जो बिंदु ए और बी के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तीनों संधारित्र के प्लेटों के बीच समान विभवांतर भी है। तब Q इक्वल टू सी भी से, मतलब ये सी भी आया क्या से, देखिए फार्मूला वही फार्मूला है क्या, C इक्वल टू क्यू अपन भी। इशू का क्या हम अगर ऐसे कर सकते हैं Q इक्वल टू भी सी, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं V इक्वल टू क्यू अपन सी। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने Q इक्वल टू सी भी हमने यहाँ पे किया है, C इंटू भी। तो तब Q इक्वल टू सी इंटू भी से, मतलब हम इसी फार्मूला कुछ इस प्रकार से बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए तीनों संधारित्र के लिए अलग अलग हमने लिखा है। पहले संधारित्र को हम लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए मतलब पहला आवेश जो होगा Q1, इसका अलग चार्ज होगी। तो Q1 क्या होगी, चूंकि संधारित्र पहला है तो C1, विभव समान है तो विभव भी रहेगा। इसमें क्या होगा, Q2 हो जाएगा, तो Q2 इक्वल टू C2, मतलब विभव समान है, ध्यान से देखिए। तो Q1 इक्वल टू C1 भी, फिर दूसरे के लिए हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2 भी, और तीसरे के लिए हो जाएगा Q3 इक्वल टू C3 भी। अब क्या होगी, सेम कंडीशन, चूंकि कुल आवेश हम देखेंगे, कुल आवेश कितना होगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तीनों का हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, फिर तीनों का मान हम पुट कर देंगे। तीनों का मान पुट करेंगे हम, यहाँ से क्या होगी, देखिए C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी चूंकि समान है तो भी को हम कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा है, C1 प्लस C2 प्लस C3, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मानेंगे संयोजन का साथ कोई ऐसा संधारित्र रखे जिसका धारिता C है, तब क्या होगी, या फिर आवेश मतलब तो क्या होगी इसका, वही होती V इक्वल टू क्यू अपन सी। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगी, VC या फिर CV, Q इक्वल टू। ठीक, हम क्या करेंगे, इस Q के स्थान पर CV को रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिए, हम यहीं पे करते हैं। तो अगर हम इस Q के स्थान पे CV को पुट कर दें तो क्या होगी, CV इक्वल टू भी ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से भी कट जाएगी, अर्थात C इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। यही हम लोग का आंसर हुआ। आगे देख लेते हैं इसको पेज पलट के, ध्यान से देखिए। देखिए यदि हम संयोजन के स्थान पे कोई ऐसा संधारित्र रख दे जिसकी धारिता C हो, तब Q इक्वल टू C इंटू भी। अभी हमने आपको समझा है किस तरह से आया है। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 2 से
तो वहाँ पे मान रखते हैं तो क्या हो जाएगी, सी वी इक्वल टू भी ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, भी से भी कैंसिल आउट हो जाएगी, बचे क्या, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 फैराड। आप देख सकते हैं दोनों हम आप लोगों का कितना सरल शब्दों में आसानी से हो गया। तो ये दो डेरिवेशन भी कंप्लीट होती है, दोनों निगमन भी आ सकते हैं, 3 अंक पे आएंगे अगर आना होगा तो। एक देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बहुत बार पूछा गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर सकते हैं, ठीक है, मोस्ट अधिकांश बार है यार। पूरा सेट उठा के देख लीजिए, विद्या उठा के देख लीजिए, मनोहर राजीव उठा के देख लीजिए, या फिर मास्टर माइंड उठा के देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए कितनी बार इसको पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप भूल के भी मिस मत कीजिएगा। चलिए अब हम इसको भी समझ लेते हैं, ध्यान से समझिए, फ्रेम में आ रही है, हाँ ठीक है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, पहले हम क्या करेंगे, 2 समांतर प्लेट बनाएंगे, चूंकि संधारित्र कुछ इसी प्रकार से होती है, ऐसा समझिए, यही तो होती है। इसका बड़ा चित्र बनाएंगे तो इधर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इधर माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच विभवांतर भी होती है, ठीक। तो हमने वही देखिए यहाँ पे प्लेट ए बनाया क्यू ए, यहाँ पे प्लेट बी बनाया, ठीक, 2 प्लेट हो गई। हमने मान के चला इधर प्लस आवेश है तो इधर माइनस आवेश है, चूंकि यहाँ पे अगर आवेश है तो इसके बीच क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र होगी, तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र दिखा दिया, ठीक। अब दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान के चला, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब देखिए होता क्या है, पहले आप यहाँ से पढ़िए, देखिए चित्रानुसार संधारित्र की 2 प्लेट A तथा B एक दूसरे के समांतर है, जिनके बीच की दूरी d है, हमने आपको बताया। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने से प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का थे अगर हम इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं, ठीक, तो इसके समीपवर्ती मतलब जो इसके पास वाली प्लेट है, ठीक, इस पे ऑटोमेटिकली माइनस आवेश चार्ज आ जाते हैं, मतलब अगर इस पे प्लस आवेश देंगे तो इसमें माइनस आवेश आ जाते हैं, और इसके दूरवर्ती मतलब इसके पास वाली इसके इधर इस साइड प्लस क्यू आवेश चार्ज आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे पृथ्वी से, ताकि जो इधर का जो प्लस क्यू आवेश है ये ग्राउंड में आ जाए, मतलब पृथ्वी में चला जाए, खत्म हो जाए। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, तो वही हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो वही लिखा है, ए को प्लस क्यू आवेश देने से प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो और यहाँ पे लिखिए प्लस क्यू आवेश को संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, मतलब इसका जो इस पर प्लस क्यू उत्पन्न होता है इसको हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि वहाँ पे ग्राउंड हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, माना दोनों प्लेटों के बीच कोई बिंदु P स्थित है, जिसपे हम जिसके सहायता से हम क्या करेंगे, इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमने मान लिया, माना दोनों प्लेटों के बीच कोई बिंदु P स्थित है। हम क्या करेंगे, प्लेट ए के कार्य बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, मतलब क्या करेंगे, पहले ए के कार्य बिंदु P पर, फिर बी के कारण हम इस पे P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे पहले। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने दोस्तों गॉस के प्रमेय में पढ़ा था, क्या, अनंत समतल चालक, शायद उसी में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने इस सूत्र को निकाला था, यहाँ पर उसमें आया था E1 इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन के, ऐसे कुछ इसी प्रकार से आया था। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, क्या, प्लेट ए के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट के, मतलब कहने का है बिंदु P पे एक का जो तीव्रता उत्पन्न होगी वह होगी E1 जो कि सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट के होगी। इसी प्रकार से बिंदु प्लेट बी के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता उत्पन्न होगी वह होगी सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट के। अब परिणामी कितना हो जाएगी, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमने वहाँ यहाँ पर वही किया है, देखिए E इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 का मान E2 का मान रख दिया। दोनों देखिए इधर अगर मतलब हर सेम है तो अंश बटा हर, नीचे का सेम है तो ऊपर का जुड़ जाएगा। तो हम इधर से देखिए सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, और नीचे क्या हो गई 2 एप्सिलॉन नॉट के। देखिए 2 से 2 कटी जाएगी, बचे क्या, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट के। अब हम देखिए, हम लोगों ने जानते हैं क्या, विभव की परिभाषा से V इक्वल टू होती क्या होती है, तीव्रता गुणित विस्थापन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। विभवांतर इक्वल टू होती है, जो विभव अंतर होता है वो होती है तीव्रता गुणित विस्थापन, मतलब तीव्रता और विस्थापन, ठीक, समझिए।
तो विभवांतर, चूंकि विभवांतर प्लेट ए बी के बीच होगी तो हम देखिए विभवांतर को हम डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा वी का मतलब क्या होती है, विभव में परिवर्तन। अगर यहाँ पे V2 है तो -V1, इसी को हम क्या करते हैं, डेल्टा वी लिख देते हैं। चूंकि यहाँ पे 1 2 नहीं है, मतलब दो प्लेट है, प्लेट ए है और प्लेट बी है, तो हम क्या लिखेंगे, VA माइनस VB। चूंकि V इक्वल टू होती है विभवांतर के बराबर होती है तीव्रता गुणित विस्थापन, तो यहाँ से हम लिख देते हैं E इक्वल टू D, तीव्रता और विस्थापन। अब हम क्या करेंगे, E का मान यहाँ से हमने रख दिया, D ऐसे ही रहेगा। आगे देखिए, पहले हम थोड़ा यहाँ से ब्राइटनेस टीच कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, चूंकि सिग्मा इक्वल टू होती है Q/A, ठीक। इस फार्मूले को आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था, याद कीजिए। उसी में जो गॉस के प्रमेय में बताया था हमने, उसी में पढ़ा था। पृष्ठ आवेश घनत्व ये होती है सिग्मा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू होती है Q/A, तो हम सिग्मा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, Q/A। इसको हम आपको समझा देते हैं यहाँ पे कैसे। देखिए E इक्वल टू क्या, मान लिया हम यहाँ पे डेल्टा भी दिखाते हैं, आप ये लिखिएगा, डेल्टा भी इक्वल टू क्या हुई है, E गुणे D। E का मान हम यहाँ से रखेंगे तो क्या होगी, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट K गुणे D। सिग्मा, चूंकि सिग्मा इक्वल टू होती है क्या, Q/A, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा के जगह पे क्या लिखेंगे, Q, चूंकि A क्या होगी, देखिए A नीचे आ गई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट K गुणे D। यही तो ही है यहाँ पे, देखिए Q इंटू D अपन A एप्सिलॉन नॉट K यहाँ पे हो गई। अब चूंकि हम जानते हैं C इक्वल टू क्या होती है, Q/V। चूंकि यहाँ पे दो प्लेटों के बीच उत्पन्न हुई है, मतलब विभवांतर हुई है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं VA माइनस VB। और ये जो VA माइनस VB है ये क्या है, ये तो यही है, तो यहाँ पे हम इतना ही पुट कर देंगे, मतलब Q/VA माइनस VB की जगह पे हम क्या लिखेंगे, Q इंटू D अपन A एप्सिलॉन नॉट K, ठीक। यहाँ से देखिए Q से Q कट जाएगी, ये चल जाएगी ऊपर, तो अर्थात होगी क्या, A एप्सिलॉन नॉट K अपन D। यही होगी समांतर प्लेट संधारित्र के कारण। यहाँ से आप लोग और अच्छे से देख सकते हैं। देखिए हमने इसको हल किया, इतना आया, चूंकि अतः संधारित्र की धारिता यहाँ पे Q/VA माइनस VB, C इक्वल टू Q/V होता है। चूंकि यहाँ पे विभव परिवर्तन है तो VA माइनस VB, और VA माइनस VB का मान हम इतना रख देंगे, देखिए Q बटा QD अपन A एप्सिलॉन नॉट K। Q से Q कट जाएगा, नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, T एप्सिलॉन नॉट K अपन D फैरेड इसका आंसर हुआ। अब देखिए इसी में कभी कभी इस प्रश्न के साथ एक चीज और जोड़ देता है कि संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए कारक लिखिए, मतलब कि हम संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज देखिए, 3 पॉइंट अच्छे से पढ़िए। दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल अधिक होनी चाहिए। अगर हम दोनों प्लेटों के बीच क्षेत्रफल को हम बढ़ा देते हैं तो इसकी धारिता जो है बढ़ ही जाएगी। दूसरा पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, मतलब जो इन दोनों के प्लेट की जो बीच की दूरी है वो कम से कम होनी चाहिए ताकि धारिता बढ़ सके। तीसरा पॉइंट देखिए, दोनों प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रहना चाहिए जिसका परावैद्युतांक अधिक हो, मतलब जो K होती है इस K को हम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसको अगर हम मैथमेटिकल इंक्लूड करें तो देखिए क्या होती है, दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल अधिक होनी चाहिए। देखिए इस सूत्र से ही ये तीनों पॉइंट लिखा गया है। कैसे, देखिए C इक्वल टू क्या आया है आपका, A एप्सिलॉन नॉट K अपन D। तो देखिए हम क्या चाहते हैं, C बढ़े, क्या बढ़े, C। देखिए अगर हम किसी प्रकार से अगर E को बढ़ाएं तो ये C तो बढ़ेगी ना। अगर मान लिया C इक्वल टू क्या होते हैं, C अनुक्रमानुपाती A है। देखिए C इसके इक्वल में है तो मतलब C अनुक्रमानुपाती A। अगर हम A को इंक्रीज करते हैं तो C ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, ठीक। अब देखिए C व्युत्क्रमानुपाती में इसका D दूरी। तो कुल मिलाकर हमको ये कहना चाहते हैं कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी घटाएंगे तभी हमारा C बढ़ेगा, तो हमको C बढ़ाने पर फोकस करनी है। और देखिए ये तो होगी पहला पॉइंट, ये होगी दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होगी, देखिए ये जो होती है K क्या होती है, परावैद्युतांक, ठीक है। तो ये भी इसके मतलब
इक्वल में है तो हम ये भी लिख सकते हैं सी अनुक्रमानुपाती के, मतलब के को बढ़ाएंगे तो सी बढ़ जाएगी, केवल डी को हम घटाना पड़ेगा। तो देखिए दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे ए बढ़ाएंगे, यहाँ से देखिए ए बढ़ाएंगे तो सी बढ़ेगी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, मतलब डी को कम रखेंगे तभी हमारा सी बढ़ेगा। दोनों प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रहना चाहिए जिसका परावर्तनांक अधिक हो, मतलब के अधिक होगी तो सी बढ़ जाएगी। तो आशा है दोस्तों ये भी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों हम लोग एक और इसका डेरिवेशन है संधारित्र से रिलेटेड, उसको भी देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न से आया हुआ है, जो कि 2020 से ये पूछना चालू किया है, तो उसको भी हम देख लेंगे। तो वो क्या है देखिए, यहाँ पे पूछ देता है यह भी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। मतलब कहने का अर्थ है हमें धारिता तब ज्ञात करनी है संधारित्र के बीच जब उसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक बढ़ा हो। तो इसका सिंपल चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसको ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पे देखिए एक्स वाई दो प्लेट लिया है, आंशिक परावैद्युतांक मतलब टी मोटाई की एक आंशिक परावैद्युतांक पट्टी हमने यहाँ पर डाला है। अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगी पूरा। देखिए माना एक्स व वाई समांतर प्लेट के संधारित्र की दो प्लेट हैं जिसके बीच की दूरी डी है। देखिए एक्स वाई दो प्लेट है संधारित्र की और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। आगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए माना संधारित्र दो प्लेट के बीच में देखिए माना संधारित्र दो प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युतांक पदार्थ की पट्टी जिसका परावैद्युतांक के है तथा मोटाई टी है, प्लेट के बीच वाई में दूरी डी माइनस टी पे होगी। कहने का अर्थ क्या है समझिए। यहाँ पे देखिए एक्स वाई दो प्लेट है, ठीक। अब यहाँ पे टी मोटाई की एक परावैद्युतांक पट्टी हमने यहाँ पे डाल दी। अब देखिए ये स्थान खाली है, ये स्थान खाली है, मतलब इसके बीच वायु है और इसके बीच वायु है, ठीक। अब देखिए वायु में मतलब इस प्लेटों के बीच की इससे इसकी दूरी कितनी हुई, तो देखिए वही यहाँ पे लिखा गया है कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए इसकी दूरी मतलब मोटाई टी है और इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी डी है और हमको ये खाली स्पेस चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े वाले से छोटे को घटाएंगे तो इसका खाली स्पेस हमको मिल जाएगी ना, मतलब वाई से कितनी दूरी में। तो देखिए डी माइनस टी, मतलब अगर हम वाई में दूरी देखें तो क्या होगी, डी माइनस टी होगी, ठीक। वही यहाँ पे लिखा गया है कि इसकी दूरी डी माइनस टी होगी। आपको समझ में आना चाहिए। देखिए डी माइनस टी कैसे हुई है अभी हमने आपको क्लियर कर दिया है। आगे पढ़िए। अतः प्लेटों के बीच वाई में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे के क्यों नहीं है, क्योंकि के भी ये देखिए ये जो मतलब सूत्र आ रहा है ये गॉस के प्रमेय से ही आ रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने सिद्ध किया था कि तीव्रता जब हम निकालते हैं किसी ऐसे माध्यम में तो आती है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट के, चूंकि के नहीं है क्योंकि हमने वायु पे दिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा ना था प्लेटों के बीच वायु में, चूंकि वायु एक निर्वात है, निर्वात में हम यहाँ पे परावैद्युतांक नहीं लेंगे तो इसलिए यहाँ पे के नहीं है। तो सिग्मा इसको हम ई जीरो मान लेते हैं, सिग्मा ई जीरो इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। सिग्मा का अभी हमने इसका पहले जो अभी संधारित्र का डेरिवेशन कराया उसमें हमने बताया था कि सिग्मा जो होती है पृष्ठ आवेश से घनत्व होता है। तो सिग्मा की फार्मूला होती है क्यू अपन ए, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि हर बार काम देगा। देखिए सिग्मा इक्वल टू क्यू अपन ए, तो इसके हम सिग्मा जब लिख दिए क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट, इसको हम मान के चलते हैं समीकरण नंबर 1 आप मान लीजिएगा, ठीक है। तथा अब देखिए आगे क्या लिखा है, तथा परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हमने एक बार वायु में निकाला है, मतलब एक तीव्रता हमने वायु के लिए निकाला है। जब वायु है तब इसकी वायु में तीव्रता कितनी हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे के को हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, परावैद्युतांक पट्टी पे निकालेंगे इसके अंदर कि इसमें तीव्रता कितनी है, तो यहाँ पे के आ जाएगी। बस यही अंतर है, देखिए इसके और इन दोनों में बस इतना ही अंतर है कि यहाँ पे के आ गई है, ठीक। अब आगे देखिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई जीरो दूरी डी माइनस टी में है तथा वैद्युत क्षेत्र ई दूरी टी में है, अतः प्लेट के बीच वैद्युत विभव भी इक्वल टू ई जीरो गुणे डी माइनस टी प्लस ई गुणे टी। आपको समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, चलिए हम समझाते हैं कि इसका कहने का। देखिए
हमने दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, समझिए। एक वायु में, जिसको हम U0 से प्रदर्शित किए हैं, कितना ये Q अपन एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे देख सकते हैं वायु के लिए। एक हमने परावैद्युतांक पट्टी के लिए निकाली है, देखिए परावैद्युतांक में, ठीक, के जो जिसकी मोटाई कितनी है, T मोटाई है, और इसमें मोटाई कितनी आ रही थी वायु में, D माइनस टी। ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें कितना ये ई मान लेते हैं इसको, इसमें कितना ये Q अपन एप्सिलॉन नॉट A के जूल जा जाएगी। बस इतना ही तो ये है। अब आगे क्या करनी है, सेम फिनोमेना है। ये देखिए ये लाइन कहाँ से आया है, हम आपको समझाते हैं, समझिए। चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, विभव इक्वल टू क्या होती है, तीव्रता गुणित विस्थापन। यही तो हमने पढ़ा था इसके पहले, अभी जो डेरिवेशन देखा था वही तो हमने निकाला था। V इक्वल टू होती है तीव्रता गुणित विस्थापन। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 2 है, हम चूंकि इसको सूत्र मानते हैं, तो पहले हम इसके लिए विभव निकालेंगे, फिर इसके लिए विभव निकालेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। हम वही करने वाले हैं। ये लाइन डायरेक्ट आया है, देखिए। हम क्या करेंगे, पहले V1 निकालेंगे। V1 क्या होगी, E1 मतलब E1 के जगह पे E0 मतलब Q एप्सिलॉन नॉट A, ठीक, गुणित विस्थापन मतलब D। यही तो हुई। लेकिन देखिए D इसके लिए मतलब दूरी क्या हुई है, देखिए E के जब तो हमने इतना रख दिया, लेकिन D क्या दूरी कितनी हुई है, D माइनस टी है, तो D माइनस टी। समझ में आया। इसी के लिए अगर हम इसके लिए देखें, इसके लिए मतलब V2 निकालें, इसके लिए जब परावैद्युतांक है तो क्या हो जाएगी, E के जगह पर हम क्या लिखेंगे, Q अपन एप्सिलॉन नॉट A के इंटू D की जगह क्या होगी T, क्योंकि इसकी मोटाई कितनी है, T है, तो क्या हो जाएगी T। टोटल विभव कितना हो जाएगी, इन दोनों का जोड़ मतलब V1 प्लस V2। V1 का मान कितना है, Q अपन एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस Q एप्सिलॉन नॉट A के इधर T। यही तो ही है। यहाँ पे देखिए वही सेम चीज लिखी गई है। आगे समझिए, इधर से कुछ कॉमन हो जाए, क्या Q दोनों में, फिर एप्सिलॉन नॉट A भी दोनों में, तो A भी कॉमन लेंगे। ब्रैकेट में बचे क्या, ध्यान से देखिए, इधर बचेगा केवल D माइनस टी प्लस इधर से भी इतना कॉमन हो जाएगा, बचेगा T अपन के। यही तो लाइन आई है। वही यहाँ पे देखिए V इक्वल टू, यहाँ से V इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी, तो D माइनस टी प्लस T अपन K प्लस T अपन K। आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो ये हम विभव निकाले। देखिए हमको क्या निकालना है, C ही तो निकालनी है, क्योंकि C इक्वल टू क्या होती है, Q अपन V, यही तो होती है। तो देखिए हम क्या करते हैं, C निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, Q चाहिए और V चाहिए। तो सबसे पहले हम V निकालेंगे ना। देखिए तो यही V निकालने के लिए हम लोग इतना तामझाम कर रहे हैं। तो हम लोग का V एक बार निकल गया, बाकी C आ जाएगा। तो V निकल गया, बस क्या करेंगे, इसकी V के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इतना मान पुट कर देंगे, बाकी हम लोग का C निकल जाएगा। तो वही हुआ है, देखिए। अतः प्लेट के बीच धारिता C इक्वल टू Q अपन V होती है, हम लोग जानते हैं। हम क्या करेंगे, इस V के जगह पे क्या करेंगे, इस मान को रख देंगे। वही देखिए आगे की हुआ है, पढ़िए। C इक्वल टू Q अपन, इस पूरे मान को हमने यहाँ पे बट्टे में रख दिया। इसको हल करेंगे तो देखिए आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A यहाँ पे D माइनस टी प्लस टी बाई के। कैसे, देखिए इसके चूंकि यहाँ पे बट्टे का बट्टा है, मतलब बट्टा फिर इधर बट्टे का बट्टा, तो ये वाली जो सबसे नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है। तो एप्सिलॉन नॉट A सबसे ऊपर आ गया, मतलब Q इंटू एप्सिलॉन नॉट A। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट A, देखिए Q कहाँ गया, Q से Q कट गया है, तो मतलब Q से Q कट गया तो बचे क्या, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट A। तो जो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट A है, ये आ जाएगी सबसे ऊपर, तो आगे एप्सिलॉन नॉट A। हम आपको दिखा दे रहे हैं सॉल्व करके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कुछ इस प्रकार से है, इधर है Q, देखिए नीचे Q अपन एप्सिलॉन नॉट A, और फिर ब्रैकेट में क्या है, देखिए D माइनस टी प्लस T अपन K। यही तो है, हाँ देखिए यही है। अब देखिए Q से Q कट गई, और ये जो है सबसे ऊपर चली जाएगी,
तो हो क्या एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी माइनस टी प्लस टी अपन के, यही तो होगी। देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा गया है फायरेट, यही हुआ आंसर। अब देखिए तीन चीज आती है, इसमें तीन कंडीशन आती है। जो देखिए जो पहला मतलब अभी इसके पहले जो हमने संधारित्र की धारिता का, यहाँ पे देखिए जो हमने इसका निगमन कराया, आप इसके मदद से भी इसको आप हल कर सकते हैं, आगे समझिएगा। क्योंकि यह मतलब बहुत ज्यादा बार पूछा गया है तो इसलिए हमने आपको इसका अलग से बना दिया है। बाकी आप इसकी सहायता से भी आगे इसमें निकाल सकते हैं। कंडीशन लगाकर देखिए, हम पहला कंडीशन लेते हैं, जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ न हो अर्थात टी इक्वल टू 0, मतलब हम ऐसा कंडीशन ज्ञात कर रहे हैं, अगर इसको गायब कर दें तब इसकी धारिता कितनी होगी। अगर हम इस परावैद्युतांक पट्टी को निकालें तब कितनी होगी, हमको करना क्या, इस टी को क्या करना है, घटा देना। अगर इसको निकालेंगे टी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। देखिए क्या हुई है, अर्थात टी इक्वल टू 0। तब क्या करेंगे, अगर टी 0 हो जाएगी तो यह क्या होगी, इतना इधर से ये गायब हो जाएगी, इधर से टी गायब हो जाएगी, मतलब बचे क्या, एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी। देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी, यही तो हुआ है। आगे देखिए, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो। अब कहने का अर्थ यह है कि जब इसके दोनों भी पूरा के पूरा, इसमें भी परावैद्युतांक इसमें पूरा भरा हो, तो देखिए तो जब ये टी है अगर पूरा भरा रहेगा तो इस टी की विड्थ इतनी हो जाएगी, मतलब चौड़ाई इतनी हो जाएगी, और ये टी ऑटोमेटिकली इस डी का रूप ले लेगा, मतलब टी इक्वल टू डी, दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। वही यहाँ पे लिखा गया है, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर परावैद्युतांक पदार्थ हो अर्थात टी इक्वल टू डी, तो टी के मान डी के मान बराबर हो जाएगी। तो हम जब इसको रखेंगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन नॉट के अपन डी, जो कि इसके पहले हम समानता प्लस संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त किए, यही प्राप्त हुआ है। तो आप इसकी सहायता से भी इतना करने वाले सेकंड कंडीशन लगा कि इतना कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप इस एक को तैयार करके आप इसके साथ वो भी तैयार कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप इसको एक को तैयार करते हैं तो इसके साथ साथ वो वाली डेरिवेशन भी आपका तैयार हो जाती है, मतलब एक निगमन से दो निगमन आपका ऑलरेडी तैयार हो जाती है। तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपका इस वाले मतलब डेरिवेशन को भी तैयार हो जाएगी, या फिर आप अलग अलग भी ऐसे तैयार कर सकते हैं। दोनों को बात एक ही हुई, जो आपके ऊपर है, जो आपको आसान लगे उससे आप तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आना तय है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वन शॉर्ट वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हल होने वाला है। अब हम अपना अगला जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, नियमन है, हम उसको देखेंगे, जो कि आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, विलगित गोलीय चालक की धारिता। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता कहने का अर्थ है, मान लीजिए कोई एक गोलीय कोश है, ठीक है, जिसके चारों तरफ समान आवेश वितरित है। आपने पढ़ा था समविभव पृष्ठ, जिसपे मतलब सभी पे हर जगह विभव का मान समान हो। इसी तरह से यह भी है, आप इधर पढ़िए, अभी आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या r मीटर है। देखिए हमने यहाँ पे एज्यूम किया है एक मतलब विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या r मीटर है। आगे पढ़िए, के परावैद्युतांक पदार्थ वाले माध्यम में रखा गया है, मतलब जो इसके माध्यम में के है परावैद्युतांक में रखा गया है। माना इस गोलीय चालक को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है, जो इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होगा, तब गोलीय चालक की पृष्ठ पर वैद्युत विभव। कहने करते अगर मान लीजिए इसको प्लस क्यू आवेश चाल देते हैं तो इसके चारों तरफ फैल जाएगी समान रूप से, मतलब समान आवेश चारों तरफ होगी और समान विभव, मतलब इसको ये एक सम विभव पृष्ठ हो जाएगा, ठीक। ऐसा ही आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, चूंकि विभव की परिभाषा से हम जानते हैं, मतलब हम लोगों ने अपना किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकाला था, तो क्या आया था, v इक्वल टू आया था 1/4πε0 k इंटू क्यू अपन आर। हमने इस सूत्र को लिख दिया जो कि हमने निकाला था। चूंकि हम जानते हैं वैद्युत धारिता c इक्वल टू होती है क्या, क्यू अपन सी। कुछ नहीं करेंगे, देखिए कहीं भी हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, कहीं भी धारिता निकालने का है तो सबसे पहले आप माइंड में अपना लाइएगा कि धारिता किस सूत्र होती है, क्यू अपन भी, सी इक्वल टू क्यू अपन भी।
आपको केवल और केवल भी चाहिए। आप भी कैसे निकाल सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आप भी निकाल दिए, एक बार वोल्टेज निकाल दिए, विभव निकाल दिए, फिर आपको सी मिल जाएगी। भी निकालने के बाद बस यहीं पे आपको मान पुट कर लेनी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि भी इक्वल टू इतना होती है, ठीक, तो चूंकि वैद्युत धारिता से सी इक्वल टू क्यू अपन भी, इस भी का मान यहाँ पर रख देंगे। देखिए हमने भी के जगह इतना रख दिया, इसको हल किया आया सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपन इंटू आर। इसको हम समझ लेते हैं, आपको यहाँ पे हल करके भी समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे सी इक्वल टू क्यू अपन भी होता है, हम क्या करेंगे क्यू अपन भी का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपन आर। ध्यान दीजिए हमने क्या बताया, जो सबसे नीचे होती है बट्टे की ये सबसे ऊपर चली जाएगी, मतलब ये नीचे वाली लाइन सबसे ऊपर चली जाएगी। तो ध्यान दीजिए क्या होगी क्यू इंटू ये क्या होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। नीचे क्या होगी, ये 1 है तो 1 इंटू इस क्यू से गुणा, यह क्यू इस क्यू से कट जाएगी 1, अर्थात कुछ नहीं बचे क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर सी फैराड। ठीक, मात्र वही यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर, अर्थात सी अनुक्रमानुपाती आर। इसका कहने का क्या है समझिए। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के, ये तीन चीज मान के चलते हैं कांस्टेंट है, तब क्या होगी केवल आर ही तो बचेगी। तो अगर हम आर को बढ़ाते हैं तो ये क्या होगी, धारिता बढ़ेगी ना। तो हम कह सकते हैं सी अनुक्रमानुपाती आर। मतलब यदि अगर हम त्रिज्या बढ़ाते हैं तो इसकी धारिता हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, अर्थात सी अनुक्रमानुपाती आर। स्पष्ट है कि गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे पूछ भी दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप इसको आसानी से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा है दोस्तों आपको यह डेरिवेशन भी समझ में आया होगा। अब हम शुरू करेंगे अपना अगला डेरिवेशन पे चलेंगे, देखेंगे अगला डेरिवेशन क्या है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला डेरिवेशन। तो यहाँ पे देखिए अगला डेरिवेशन क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि 3 अंक में आना कंफर्म है इस बार। देखिए ध्यान समझिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमें प्राप्त करनी है। यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। मतलब पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये ऊर्जा है क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। अब हम समझते हैं इसको, आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई चालक है, ठीक, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, कैसे है। तो हम स्थितिज ऊर्जा को जनरली हम जानते हैं कि किसी वस्तु में स्थिति का जो ऊर्जा होती है इसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अगर मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि इसकी ऊर्जा कितनी है, तो अगर हम इसको चार्ज करते हैं, जितना काम करते हैं जितना देर इसको चार्ज करने में, ठीक, तो वही तो ऊर्जा आकर इसमें स्टोर होगी, और वही इसकी स्थिति कर रहा है, वही तो ऊर्जा इसका बन जाएगी स्थितिज ऊर्जा। वही लिखा गया है, चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य संपूर्ण कार्य, मतलब उसको आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ा है वही जो है आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। ठीक, आगे देखिए अब हम लिखते हैं, माना चालक की प्रारंभिक विभव 0 है तथा चालक को प्लस की आवेश देने पर उसका विभव भी हो जाता है, तब औसत विभव। अब देखिए इसको समझिए, हम मान के चलते हैं ये चालक है, ठीक, इसकी मान लीजिए अभी ये डिस्चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेशित नहीं है, तो इसका जो विभव कितना होगी 0 है। अब हम क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं, ठीक, कार्य करते हैं चार्ज करने में, जो कि इसका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, तब इसका विभव कितना हो जाएगा भी। अब हम दोनों का औसत निकालना चाहते हैं कि कितना विभव, औसत तो निकालना तो आता ही है, दोनों का जोड़ देते हैं, सम करते हैं, और जितना होता है उससे उतना में भाग दे देते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 प्लस भी, चूंकि 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, हमें इसका एवरेज मिल जाएगा। एवरेज तो ऐसे ही निकाला जाता है, तो 0 और भी जोड़ेंगे तो क्या होगी, V/2, यही तो होगी। तो वही यहाँ पे लिखा है, माना चालक की प्रारंभिक विभव 0 है
तथा चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर विभव उसका विभव भी हो जाता है, तब औसत विभव कितना होगी 0 + V/2। अब देखिए, चूंकि विभव के परिभाषा से W = आवेश गुणे औसत विभव, ये कैसे हुई इस लाइन को समझिए। विभव की परिभाषा से कहने कहते हैं V = क्या होती है W/Q, यही तो हमने पढ़ा। इस W को, कार्य को हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं V × Q। भी यहाँ पे हमने क्या लिखा है औसत विभव, तो इसको हम कह देंगे औसत विभव, वही तो हुआ। यहाँ पे देखिए हमने Q पहले लिखा है, तो आवेश गुणे औसत विभव। देखिए आवेश गुणे औसत विभव, तो आवेश गुणे औसत विभव, आवेश कितना है प्लस Q चार्ज दिए तो Q, औसत विभव V/2, तो V/2 ये कितना हो जाएगा। देखिए हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं W। हम देखिए एक चीज बता देना चाहते हैं, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा हमें निकालनी है। आप सोचें कि हम W क्यों लिख रहे हैं। देखिए जो हम W मतलब जो कार्य कर रहे हैं वही स्थितिज ऊर्जा है। बात समझिए, जो कार्य करके हम इसको चार्ज करने में अपना ताकत दे रहे हैं, जितना एनर्जी खपत हो रही है, जो कार्य करना पड़े वही इसके अंतर्गत वही इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। मतलब अगर हम 5 जूल कार्य करेंगे तो इसकी जो ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा वो 5 जूल के बराबर हो जाएगी, मतलब W = U हो जाएगी। ठीक है, तो हम W निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ इतना कर रहे हैं। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आवेश गुणे औसत विभव 1/V/2। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस 2 को हम इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक, इसको हम क्या करेंगे Q × V लिख देंगे, वही यहाँ पे लिखा गया है W = 1/2 QV जूल। यही आंसर हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, चूंकि यही कार्य आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, अतः चालक की स्थितिज ऊर्जा W = U, तो U = 1/2 QV जूल। अब देखिए इससे हम 2-3 सूत्र और बना सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं U = 1/2 CV²। अब ये कैसे हुआ इसको समझिए। देखिए हम इसको लिखे हैं क्या, इसी को तो U हो जाएगी, तो U = अगर हो रही है 1/2, देखिए चूंकि हम जानते हैं Q = CV। कैसे, तो C = क्या होती है, C = होती है हम लोग का Q/V। तो इसी से हम क्या करेंगे, Q = V × C होती है, तो Q = C × V। तो Q की जगह जब हम CV रखेंगे तो क्या हो जाएगी, Q की जगह क्या रखेंगे CV × V, तो होगी क्या 1/2 CV²। एक सूत्र ये तैयार हुई, यहाँ पे वही लिखा गया है। देखिए एक सूत्र और देखिए 1/2 Q²/C। ये कैसे हुई, चूंकि जब हम V = Q/C रखेंगे तो यहाँ पे V के जगह Q रखेंगे तो Q × Q², अपन में C है तो अपन में C जूल। आगे शॉर्ट, बस यही है। आगे बढ़ते हैं, एक और है हम लोगों का जो कि पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए संधारित्र के ऊर्जा घनत्व, यह भी पूछा गया है, किसी सेट में पूछा गया था। तो इसको भी हम देख लेते हैं ताकि कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न छूटे ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आना कंफर्म हो। आगे देखिए संधारित्र के ऊर्जा घनत्व, ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट ऐसा मत समझिए कि इंपॉर्टेंट नहीं, आप उठा कर देख लीजिए शायद 2019 के सेट में है कि 2020 के सेट में है। तो संधारित्र की ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, देखिए आवेशित संधारित्र की ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच स्थित माध्यम में संचित होती है। आपको पता है कि जो संधारित्र होते हैं जो उसकी ऊर्जा होती है उसके प्लेटों के बीच ही संचित होती है। तो पहले लाइन का अर्थ यही हुआ, संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ समझिए। देखिए संधारित्र प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। मतलब ये संधारित्र की प्लेट हुई। ठीक, अब देखिए इसमें माध्यम परावैद्युतांक भरा हुआ है कि ठीक, इसका पूरा आयतन है। ठीक, इसके प्रति एकांक कितना ऊर्जा संचित है, एकांक मतलब एकांक क्षेत्रफल,
1/1। ठीक, एकांक क्षेत्रफल में एकांक आयतन में जितना ऊर्जा संचित है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। देखिए कुछ इसी प्रकार से हम लोग को पढ़ा था क्या, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा क्यू अपन ए। फिर हमने क्या पढ़ा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा क्यू अपन ए। ये क्या है, एकांक क्षेत्रफल में आवेश, एकांक क्षेत्रफल में आवेश। इसी तरह हमने क्या पढ़ा, संधारित्र ऊर्जा घनत्व, इसमें भी क्या है, वही चीज, एकांक क्षेत्रफल में संचित ऊर्जा, बस यहाँ ऊर्जा आ गई है तो वही एकांक क्षेत्रफल में संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आगे देखिए, अतः संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, अब इसी की वजह से हम इसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं। देखिए, अतः संधारित्र की ऊर्जा घनत्व क्या होगी, आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा, ठीक, अपन संधारित्र के प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन। कहने का अर्थ है कि इसका अगर हम कुल ऊर्जा, ठीक, और इसके आयतन से हम भाग दे देंगे तो हम लोग का एकांक मिल जाएगा, मतलब वो मिल जाएगा संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कितनी होती है। तो आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा अपन संधारित्र के प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन, ये इसकी फार्मूला हुई। तो अगर हम आवेशित संधारित्र की ऊर्जा निकालें और फिर संधारित्र प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन, इन दोनों का भाग करें तो हमें ऊर्जा घनत्व मिल जाएगा। तो पहले तो हमको ये दोनों काउंट करना पड़ेगा कितना होती है, तो इसको हम पहले निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने निकाला था, C = होती है ए एप्सिलॉन नॉट के अपन डी। आगे पढ़िए, आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा U बराबर होती है 1/2 CV²। अभी जस्ट हमने इसको डिराइव किया, इसका निगमन जल्दी किए थे हम लोग। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हल करेंगे कैसे, देखिए 1/2 C की जगह हम क्या करेंगे, इस मान को पुट करेंगे। तो 1/2 C की जगह क्या लिखेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट के अपन डी। V² सेम रहेगा एज इट इज। आगे बढ़िए, 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट के डी V² है, तीसरे पर हम ईडी। कैसे ईडी हुआ है, देखिए हमने पता था क्या, विभव इक्वल होती है तीव्रता गुणित विस्थापन। यह सूत्र इसको अच्छे से याद कर लीजिए, E = D। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, विभव वांतर इक्वल टू क्या होती है, तीव्रता गुणे विस्थापन। क्योंकि संधारित्र है तो दोनों प्लेटों के बीच विभव का अंतर होगा, तो इसीलिए यहाँ पे विभवांतर। तो इसीलिए V का मान E × D हुआ है, तीव्रता गुणित विस्थापन से E × D। तो यहाँ पे V जब हम E × D लिखेंगे, स्क्वायर तो चूंकि स्क्वायर, अब इसको हल करेंगे क्या होगा, देखिए 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट के, देखिए E², चूंकि D² यहाँ पे होगा, एक D इधर होगा, तो एक D से एक D कट जाएगा, बचे क्या, एक D बचेगा ना, तो एक D यहाँ पे लिखा गया है, कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर में तो 2D और एक D से नीचे वाला D से कट गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, D बचा है, I² एज इट इज है। ठीक, अब आगे बढ़िए, देखिए 1/2 के को हमने पहले ले लिया, एप्सिलॉन नॉट E² को इधर ले लिया, और A और D को हमने एक साथ लिया है, A और D को एक साथ किनारे लिया है। क्यों लिया है, अभी आपको पता चल जाएगी, ध्यान दीजिए। A D को हमने किनारे लिया। अब देखिए ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। ऊर्जा घनत्व को हम मानते हैं स्मॉल u से। हम इसी को देखिए लिख रहे हैं, यह इधर समझ लीजिए। इस जो अभी हमने बताया ना कि संधारित्र की ऊर्जा घनत्व होती है क्या, आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा अपन संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम मान के चलते हैं संधारित्र का ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बात समझिए। और आवेशित संधारित्र के कुल ऊर्जा को हम कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। और संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन जो होता है वो होता है A × D। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, स्मॉल u बराबर होता है कैपिटल U अपन AD। ठीक है, जहाँ पे स्मॉल u क्या है, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व, और कैपिटल U क्या है, आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा। संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन AD। ठीक, यही तो हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं, आगे पढ़िए। स्मॉल u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट के × E²। कैसे हुआ इसको समझिए, कुछ आपको करना नहीं है, इस u के स्थान पे इस u का मान पुट कर देनी है। आइए हम आपको करके दिखाते हैं।
इतना हुआ, हमने यू का मान निकाला यहाँ से, यू का मान हम क्या करेंगे पुट करेंगे। देखिए स्मॉल यू बराबर क्या हुई है 1/2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट के, इसको देखिए इधर वाला लिखते हैं। देखिए स्मॉल यू बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ब्रैकेट में ए इंटू डी अपॉन क्या है एडी। एडी यह एडी से एडी कट गया, इसीलिए हमने एडी को साइड रखा है। तो एडी से एडी कटेगा तो बचे क्या, वो यही तो बचा केवल, इतना ही तो पोर्शन बचा। तो इतना ही तो पोर्शन हमने यहाँ लिखा है 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर क्यूब। यह हुआ इसका आंसर। तो ऐसा है दोस्तों, आपको ये भी समझ में आया होगा। इसका मात्रक कैसे हुआ है देखिए, ये भी समझ लीजिए। देखिए चूंकि यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है ऊर्जा है, यू है ऊर्जा, तो इसका मात्रक क्या होती है जूल अपन टपन। एड ये क्या है आयतन, और आयतन का मात्रक क्या होती है मीटर क्यूब। यहाँ से ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ गया, ठीक है। तो ये अभी आपका डेरिवेशन खत्म होती है, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आने वाली है। जल्दी हम इसके अगला चैप्टर को लाने वाले हैं। और आप हमारे चैनल पर जाके और भी सारे सब्जेक्ट का आप इम्पोर्टेंट नोट्स देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारे वेबसाइट पर जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना अगला एक डेरिवेशन और है उसको देख लेते हैं, और जल्दी हम इसको भी ख़त्म करने वाले हैं। तो देखिए अगला क्या है, दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा में हानि का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कहने का अर्थ क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें चित्र ना बनेगा, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा में हानि का मतलब, यहाँ पे कोई आवेशित दो चालक है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलते हैं, और इन दोनों को अगर तार से जोड़ते हैं तो ऊर्जा में कितनी हानि होती है हमें यही ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दो मतलब चालक है, तो इसका भी कुछ स्थिति ऊर्जा होगा, इसका भी कुछ स्थिति ऊर्जा होगी। तो अगर हम इसको U1 मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे U2 मानेंगे, ठीक है। इसकी संधारित्र की धारिता अगर C1 होगी, वोल्टेज V1 होगा, तो इसका C2 होगा, वोल्टेज V2 होगा। तो वही हमने लिखा है माना चालकों का प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा है U1 मान लेंगे। और चूंकि हमने स्थिति ऊर्जा का सूत्र हाल ही में निकाला है, क्या होती है 1/2 C1 V स्क्वायर। तो यहाँ पे CV स्क्वायर होता है, तो चूंकि पहले के लिए हम क्या करेंगे 1, तो U1 इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर, और दूसरे के लिए U2 इक्वल टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ठीक। अब देखो मानते हैं चालकों को परस्पर जोड़ने के बाद स्थिति ऊर्जा है। अब हम क्या करेंगे, मान के चलते हैं इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तब स्थिति ऊर्जा कितना होती है। देखिए U डैश अपन 1/2 C1 V स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ते हैं U2 डैश अपन 1/2 C2 V2 स्क्वायर। देखिए V स्क्वायर। अब देखिए बात यहाँ पे देखिए 1 वोल्टेज दोनों का अभी अलग अलग है। कहने करते हैं देखिए पहले हम क्या करते हैं, ये दो आवेशित चालक है, ये अभी अलग अलग है, ठीक। बात समझिए कहना क्या चाहते हैं। अब ये दो अलग अलग है U1 U2, तो इसका मान लीजिए कुछ अपना वोल्टेज होगा V2, इसका कुछ अपना वोल्टेज होगा V1, तो इसीलिए यहाँ पे V1 V2 हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए V यहाँ पे V वहाँ पे मतलब वोल्टेज समान हो गया है। होता यह है जब यदि हम इसको आपस में कनेक्ट करते हैं जोड़ते हैं, तो चूंकि अगर मान लीजिए इसमें अगर वोल्टेज अगर मान के चलते किसी का अगर 10 वोल्ट है और इसमें 5 वोल्ट, तो यह इसमें से ज़्यादा है तो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये बराबर इक्वली सेट कर लेंगे लोग, ठीक है। तो मतलब इसका V1 बराबर V2 इक्वल टू V हो जाएगा, मतलब वोल्टेज बराबर हो जाएगी जब इसको हम जोड़ेंगे। यह कुछ इस प्रकार से है, अगर मान लीजिए ठंडी का सीजन है, आप एक अपना इसके ये वाला हाथ अगर आप सेके हुए हैं तो गर्म है, और इस वाला हाथ ठंडा है, तो दोनों का सटा कर रखेंगे तो देखते हैं कि हाँ दोनों एक समय के बाद समान अवस्था में आ जाती है। तो कुछ इसी प्रकार से कि मतलब अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो वोल्टेज समान हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम यूडेस मान लिए, वोल्टेज समान होगी, बस यही अंतर है इन दोनों में। स्टेप वाइज हम समझते हैं, ठीक है। देखिए स्टेप वाइज हम सारे डेरिवेशन समझें, इसको भी स्टेप वाइज समझेंगे ताकि कंफ्यूजन की कहीं पे गुंजाइश ना हो। अब देखिए
यहाँ पे एक बात आती है, क्या हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्यू अपन सी। कैसे, देखिए हम एक ही सूत्र जानते हैं, क्या C इक्वल टू होती है क्यू अपन V। इस V को उधर लाइए, C को नीचे लाइए, तो क्या होगी V इक्वल टू क्यू अपन सी। चूंकि यहाँ पे 2 है तो हम इसके लिए मान लेते हैं कुल आवेश, इसके लिए मानेंगे कुल धारिता, तो इसीलिए हमने लिखा है V इक्वल टू कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो कुल आवेश क्या होगी Q1 प्लस Q2, 2 है तो Q1 प्लस Q2, कुल धारिता C1 प्लस C2। अब हम क्या करेंगे, देखिए Q1 का जब C1 V1 कैसे हुआ है आप लोग पता ही है, इसी सूत्र से C इक्वल टू क्यू अपन V है, तो हम Q का निकालेंगे तो क्या होगी Q इक्वल टू क्या होती है C V हो जाएगी। क्योंकि हम पहले के लिए लेंगे तो क्या 1 1 लग जाएगी, दूसरे लेंगे तो 2 2 लग जाएगी, तो वही तो हुई है। देखिए C1 V1, दूसरे के लिए C2 V2, तो देखिए C1 V1 C1 V1 और C2 V2। नीचे देखिए C1 प्लस C2 है ये, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सूत्र, यहाँ भी मेंशन कर दिया चूंकि Q इक्वल टू CV। समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं इसको। अब आगे देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेप आते हैं, चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में हानि कितनी होगी, यही तो हमें निकालनी है। अब मान के चलते हैं चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में हानि, चालकों को जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा माइनस चालकों को जोड़ने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए हम करेंगे क्या, हम पहले ज्ञात करेंगे, मतलब हम ये देखेंगे कि अगर चालक जब नहीं जोड़े हैं तब कितना इसकी स्थितिज ऊर्जा है, और फिर जोड़ दिए तब कितना स्थितिज ऊर्जा है। फिर दोनों का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का घटा देंगे तो अंतर पता चल जाएगा ना। कहने का कि अगर हम मान के चलते हैं अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं 15 रुपये की और हम उसको बेच देते हैं 10 रुपये की, ठीक, हानि कितनी हमें पता लगाने क्या करेंगे, इन दोनों में माइनस तो करनी पड़ेगी ना। 10 माइनस 15 करेंगे तो -5 रुपये की हमें नुकसान हुआ है। हानि ऐसे ही तो निकालते हैं, प्रारंभिक और अंतिम का माइनस कर देंगे। तो वही हम करेंगे क्या कि अगर चालक को जब जोड़े नहीं है तब उस टाइम कितना स्थितिज ऊर्जा है, उसके बाद चालकों को जोड़ने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा कितना है, उन दोनों को घटा देंगे, हम लोगों को ऊर्जा में हानि पता चल जाएगा। तो मान के चल रहे हैं डेल्टा यू। पहले क्या करेंगे, दोनों देखिए चालकों को जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा, तो मान लीजिए पहले के लिए देखिए ये प्लस क्यू है, तो मान के चलते हैं यहाँ पे देखिए 2 चालक हैं, ठीक, U1 U2। पहले इन दोनों का स्थितिज ऊर्जा कितना है, कुल मतलब दोनों का योग, तो दोनों का योग माइनस जोड़ने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा कितना है, मतलब U1 डैश U2 डैश माइनस। तो देखिए U1 U2 हमने पहले लिख दिया था, फिर उसके बाद जोड़ने के बाद यहाँ पे U1 डैश U2 डैश, बस वोल्टेज समान हो गई थी, यहाँ पे वही लिख दिया। बस अब क्या करेंगे, U1 U2 मान U1 डैश और U2 डैश का हम मान पुट करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे U1 का मान कितना हुआ 1/2 C1 V1 स्क्वायर। कैसे, यहाँ पे देखिए 1/2 C1 V1 स्क्वायर। आगे देखिए U2 का मान सेम, U2 का मान 1/2 C2 V2 स्क्वायर। यहाँ से आगे देखिए माइनस ब्रैकेट में लगा देंगे 1/2 C1 V स्क्वायर, चूंकि वोल्टेज ही तो सेम हुआ था केवल, तो देखिए V स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, समझिए यहाँ से चारों तरफ से 1/2 कॉमन ले लिए बाहर, ठीक, राइट, क्लियर। देखिए अंदर क्या बचा, 1/2 कॉमन ले लेता C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 कॉमन क्या बचा C2 V2 स्क्वायर, गुड, माइनस तो माइनस सिंबल लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक स्टेप हमने जंप किया है, आप जंप मत कीजिएगा। 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर। चूंकि V का सेम है तो V भी हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो V स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचे क्या केवल C1 प्लस C2। ओके, अब देखिए समीकरण 1 से V का मान रखने पर, मतलब यहाँ पे जब हमने V का मान निकाला है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वही हमने किया है। देखिए आगे 1/2 सारे चीज हमने उतार दिया इतना तक, V स्क्वायर जब हम क्या करेंगे पहले, बस देखिए इसको हम क्या करेंगे C1 प्लस C2 को हमने पहले यहाँ लिख दिया, V2 को हम इसके इधर ले आए हैं गुए में, तो यहाँ पे हमने देखिए V2 का मान रख दिया है। क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो होगा ही ना,
तो बस चूंकि यहाँ पे वी स्क्वायर इसीलिए देखिए यहाँ पे स्क्वायर का सिंबल लग गया है, बात को समझिएगा। अब देखिए C1 प्लस C2 यहाँ पे, C1 प्लस C2 यहाँ पे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, नीचे क्या केवल बचेगा C1 प्लस C2 बचेगा, और ऊपर इतना बचेगा, ऊपर इतना बचेगा। तो वही यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे हुआ है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, उतना ही है। ऊपर देखिए 1 से कट गया था, तो इधर का कट गया था, तो केवल बचा था C1 प्लस C2, और ऊपर बचा था C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा ना। देखिए यहाँ से केवल एक ही कटा था, तो ये वाला खत्म हो गया था, ऊपर तो पूरा बचा है C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है हमने C1 प्लस V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और नीचे C1 प्लस C2 एक ही बचा था, क्योंकि 2 था तो 1 से 1 कट गया था। अब हम इसी को एक्सपेंड कर देंगे, हम लोग का आंसर आने वाला है। इसको समझते हैं। देखिए 1/2 लिख देंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ डायरेक्ट हुआ है, लेकिन हम आपको अब यहाँ से हल करके दिखा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए डेल्टा यू इक्वल टू हुई 1/2, इसका इसमें गुणा होगी, अर्थात C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 का होल स्क्वायर, ये तो हुई, प्लस फिर इसका इसमें गुणा होगी, अर्थात C1 प्लस C2 इंटू ये वाला C2 V2 का होल स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, पूरे का बट्टा C1 प्लस C2। ओके, अब इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आती है। 1/2, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए C1 और C1 इंटू C1 क्या हो जाएगी, C1 का स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, और V1 ऐसे उतल जाएगा, ठीक, प्लस इसका फिर इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगी, C1 C2 और V1 का स्क्वायर। ओके, आगे देखिए, प्लस इसी तरह C1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगी, C1 C2 और V2 का स्क्वायर, प्लस इस V2 का इसमें गुणा करेंगे, देखिए C2 और यहाँ पे C2 का स्क्वायर और एंड V2 का स्क्वायर, माइनस। अब देखिए इसको ना A प्लस B के होल स्क्वायर के सूत्र से हम इसको यहाँ से तोड़ सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से तोड़ते हैं, ठीक है। पहले क्या होती है, ए स्क्वायर, तो अर्थात C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अर्थात C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, प्लस 2AB, अर्थात 2C1 V1 2AB इंटू C2 V2, ये तो हुई बट्टे में C1 प्लस C2। इसको हल करते हैं। अब देखिए क्या होती है, हाँ 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। देखिए अब माइनस चिन्ह हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो सारे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये होगी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, देखिए ये यहाँ पे माइनस हो जाएगी, क्योंकि जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 2C1 V1 C2 V2 अपन C1 प्लस C2। अब देखिए क्या कटने वाला है, यहाँ देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इससे कट गया, और कुछ कट रहा है, देखिए C1 C2 यहाँ पे नहीं कट रहा है, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ से देखिए C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, तो ये इससे कट गया। ओके, जो बचा पहले लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 1/2
C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 इंटू C2 V2 अपन C1 प्लस C2। अब यहाँ से आप देखिए कुछ आपको समझ में आ रही होगी 1/2। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किस चीज़ का सूत्र है? यह सूत्र है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, C1 अभी तो पहले कुछ इसमें से नहीं हो रहा है, इसमें पहले कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए कॉमन लेते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें C1 इसमें भी है, C1 इसमें भी है, C1 इसमें भी है, और कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ, C2 भी इसमें भी है, C2 और C2। पहले हम इन दोनों कॉमन लेते हैं, तो C1 कॉमन लेते हैं, C2 कॉमन लेते हैं। बच्चे क्या, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा माइनस 2। C1 कॉमन हो गया तो अर्थात बचेगा इधर V1, C2 कॉमन हो गया तो अर्थात बचेगा V2। हाँ, अब हो जाएगी C1 प्लस C2। यहाँ से देखिए ठीक 1/2। देखिए यहाँ पे C1 C2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगी V स्क्वायर, देखिए A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात ये हो जाएगी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपन C1 प्लस C2, और यही हो जाएगी डेल्टा U। यहाँ पे देखिए आया है, हाँ 1/2 फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं पहले। हाँ देखिए 1/2 C1 C2 अपन C1 प्लस C2 1/2, इसको ऐसे कर दिया है, यहाँ से कर देते हैं हम भी 1/2 C1 C2 अपन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। वही तो हुआ है यहाँ पे जूल, चूँकि उलझा है तो जूल, इतना ही हानि होगी। आशा है दोस्तों आपको यह भी समझ में आ गया होगा। यह भी बहुत ही पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, आप देख सकते हैं उठा करके। तो इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आ सकते हैं, वो सारे हमने कवर कर दिए हैं। बाकी कुछ एक दो और है, उसको भी हम देख लेते हैं, शायद ये भी आए, लेकिन हम इसको भी देख लेते हैं ताकि कहीं से छूटे ना। आपको यह ना होना चाहिए कि हाँ एग्जाम में गए और इस वाले को छोड़ दिए, तो अफसोस नहीं होनी चाहिए। तो हम कुछ ऐसा भी है जो प्रश्न, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। हाँ, तो पहले हम देख लेते हैं हाँ 1 वोल्ट। ध्यान दीजिए, 1 वोल्ट का आप लोग पहले डिफिनेशन देख लीजिए, कभी कभी पूछ देगा 1 वोल्ट किसे करने हैं। अधिकांश देखिए ये वाई में पूछा जाता है, लेकिन हम फिर भी इसको देख लेते हैं। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट का परिभाषा दीजिए। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति कूलम कार्य किया जाए तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अर्थ समझिए, समझा देते हैं कि 1 वोल्ट होता क्या है। देखिए हम जानते हैं विभव किसे कहते हैं, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होती है, विभव कहलाती है, यही तो होती है। तो अगर हम मान के चलते हैं एक विभव को ले जाने में किया गया कार्य W होता है, बात समझिए, W होता है, तो हम इसको कह सकते हैं, तो 1 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इसके भाग में कर देंगे, तो अर्थात 1 कूलम आवेश को ले जाने में होगा W/Q। W का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक कूलम, जूल प्रति कूलम। तो वही हुआ यहाँ पे, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल, देखिए 1 जूल प्रति कूलम कार्य किया जाए तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यही है जो 1 वोल्ट का परिभाषा है। अब एक लास्ट चीज देख लेते हैं जो कि काफी छोटा सा है। हाँ, बार बार आ रही थी ना, हाँ ये भी आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। बार बार हम लिख रहे थे ना, B = E × D, विभवांतर इक्वल होती है तीव्रता विद विस्थापन। हम इसको कहते हैं V और E में संबंध, अर्थात वोल्टेज अर्थात विभव और तीव्रता में संबंध। इसको हम देख लेते हैं। देखिए
भी तथा ई में संबंध, चूंकि हम जानते हैं ई बराबर क्या होती है 1/4πε0 के इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। चूंकि हम भी बराबर भी जानते हैं 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए ई और भी में अंतर क्या होती है, इसमें स्क्वायर होती है दूरी का वर्ग और इसमें स्क्वायर नहीं होती है। इन दोनों का सूत्र लिख लेंगे। संबंध पूछा है, बस क्या करेंगे, भाग दे देंगे। समीकरण 1/2 ई बाई भी, देखिए ई बाई भी, इसका ऊपर इसका नीचे। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे 1/4πε0 के ई के लिए इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर बटे 1/4πε0 के इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। अब देखिए इसको हम हल करके आपको दिखा देते हैं आसानी से, नहीं तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन होगा। देखिए हमने क्या किया है, इसमें संबंध अर्थात ई भागे बी किया है, तो ई का मान क्या हुआ है 1/4πε0 के इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर अपन 1/4πε0 के इंटू क्यू अपन आर। अब देखिए होता क्या है, इसको हम हल करने के लिए हम आपको तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1/2 अपन 2/1, चाहे 3 मानते हैं, ठीक। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से होता है, जो ऊपर वाला है उसको आप ना सेम लिखिएगा 1/2 इंटू लगाइएगा, और जो नीचे ना इसको पलट दीजिएगा 3/2 कर दीजिएगा, यही होता है। तो इसी प्रकार हम इसको जो ऊपर वाला है हम उसको ऐसे लिख देते हैं 1/4πε0 के इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर, इंटू लगा क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, क्या करेंगे 4πε0 के अपन 1 इंटू आर बाई क्यू कर देंगे, बस कुछ नहीं करना। याद ध्यान दीजिए, क्यू से क्यू कैंसिल, 4πε0 के 4πε0 के कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, बचे क्या 1/r बचेगा, ई बट्टा भी इक्वल टू 1। अब इसको टीडब्ल्यू कर लीजिए, क्या होगा, इसको इधर इसको इधर, अर्थात ई इंटू आर इक्वल टू भी। तो यही तो हुआ भी इक्वल टू ई गुड़े आर कहिए या ई गुड़े जा डी, हम दूरी लेंगे तो डी, विस्थापन होती है, दूरी होती है भी, बस यही तो यहाँ पे आया हुआ है, देख लीजिएगा। इसको हल करने के बाद 1/r और ये अपन भी इक्वल टू 1/r, इसको त्रिज्या करेंगे तो भी इक्वल टू ए इंटू आर मिल जाएगा। यह सूत्र भी आपका अब कंफर्म हुआ, यही चीज़ एक छूट रही थी, चलिए ये भी खत्म हुआ। और आपका कुछ नहीं छूट रहा है, इसमें कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो आप पढ़े होंगे, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। जितना पूछा जाता है, जो पूछा जा सकता है, जितने संभावित प्रश्न हैं सारे के सारे हमने कवर कर दिया, कुछ भी आपका बचा नहीं है। हाँ, एक चीज़ कभी बहुत पहले पूछा गया, लेकिन उसको भी हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, अगर मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो किस प्रकार से गतित करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। किसी आवेशित कण, देखिए ये प्रश्न आई थिंक मतलब उस टाइम पूछा गया था जब मनोहर की बुक लगती थी, जब मतलब एनसीईआरटी नहीं, पैटर्न नहीं लागू हुआ था, लेकिन जब से एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ शायद ये ना पूछे, फिर भी हम बता दें जितने संभावित प्रश्न हम सारे के सारे कवर इसमें कर दिए हैं, ठीक है। ये क्लास प्रश्न देख लीजिए। किसी आवेशित कण का वैद्युत क्षेत्र में गमन पथ प्रवलयाकार होता है, मतलब अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, कहने का समझिए, अगर यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई आवेशित का गति कर रहा है तो सीधे गति नहीं करता है, वो परवलयाकार करता है, मतलब एक परवलयाकार संरचना बनेगा, उस प्रकार से इसकी गति होगी, सीधा गति कभी नहीं होती है। तो वही लिखा गया है, किसी आवेशित कण का वैद्युत क्षेत्र में गमन पथ परवलयाकार होता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र से निकल जाने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल समाप्त हो जाता है तथा कण सीधी रेखा में चलने लगता है। कहने चलते हैं कि जब तक वैद्युत क्षेत्र में, तब तक वो परवलयाकार गति करेगा, लेकिन जैसे एक बार बाहर निकला तो इस पे वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव खत्म हो जाएगा और वो सीधे गति करने लग जाएगा। वही देखिए यहाँ पे लिखा गया, मान लीजिए देखिए वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, उत्पन्न हुई है और यहाँ पे कोई परवलयाकार गति कर रहा है, लेकिन जैसे यहाँ से वैद्युत क्षेत्र खत्म हुआ है तो वो एकदम सीधे चला गया, एकदम सीधे है, कंटिन्यूअस सीधी रेखा में। तो दोस्तों यह आखिरी टॉपिक थी जो कि खत्म हुआ। तो इस चैप्टर से आपका जो फिजिक्स के चैप्टर 2 है, इससे जितनी भी संभावित प्रश्न हैं हमने सारे के सारे देख लिए, कोई भी प्रश्न छूटा नहीं है। अगर आप इतना पढ़ के चले जाते हैं तो हिस्ट्री, वैद्युत विभव तथा धारिता से कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, सारे के सारे प्रश्न हमने इसमें कवर कर दिए हैं। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी, पसंद नहीं है तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगा, ताकि हम अपना अगला वीडियो जल्द से जल्द लाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।